एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से हम अपने नॉलेज मंत्रा में स्वागत करते हैं। आज हम अपने वीडियो में बहुलक के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को पीरियाडिक टेबल के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि सबसे पहले डाबर्नियर ने अपनी थ्योरी दिया था जो ट्रायड्स के बेसिस पे था। 3 तत्वों को लिया था और बोला था ए, बी और सी। 3 तत्वों को लिया था और बोला था जो बीच के तत्वों का परमाणु भार होगा एवरेज 2 तत्वों के बराबर होगा। जो ये भी ज़्यादा 3 ही ट्रायड्स खोज पाए थे, इसके बाद ये फेल कर गए थे। इसके बाद हमने नेक्स्ट साइंटिस्ट डाबर्नियर के बाद हमने आपका न्यूलैंड का लिया था। न्यूलैंड का जो कि ऑक्टेव थ्योरी था, इनका टायड था, इनका ऑक्टेव थ्योरी था। इन्होंने 8 तत्वों का लिया था, सारे गामा पाधा निशा के हिसाब से बोला था। जो फर्स्ट नंबर की तत्वों की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी 8वें नंबर के तत्व की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। जो इनका भी ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाया था, कैल्शियम तक जाते जाते इनका भी अब सिद्धांत फेल कर गया था। इसके बाद इन्होंने 56 तत्वों की खोज किया था और ये वैज्ञानिक इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। इसके बाद आपके डाबर्नियर न्यूलैंड के बाद आपके आए थे मेंडलीफ ने काफ़ी हद तक पीरियाडिक टेबल को कंफर्म किया था और इन्होंने तत्व 63 तत्वों को खोज किया था और ये यूएसएसआर के रहने वाले थे। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि जो पीरियाडिक टेबल में जो तत्व होते हैं वो परमाणु भार के आधार पर रखे जाते हैं, परमाणु भार के आधार पर रखा था। और बोले थे कि यदि हम इनका फेलियर का मेन कारण था, इन्होंने समस्थानिकों का जगह नहीं दे पाए थे। मेंडलीफ साहब ने समस्थानिकों का जगह नहीं दे पाए थे। और दूसरा इनका फेलियर बोले थे कि परमाणु भार के स्थान में कि यदि हम आवर्त सारणी में या ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं से दाएं जाएं तो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाएं तो परमाणु भार हमेशा बढ़ेगा। जबकि इनका निकिल और कोबाल्ट में जाके फिर कोबाल्ट का परमाणु भार ज़्यादा था निकिल की अपेक्षा, जबकि निकिल का होना चाहिए था, जहाँ यहाँ भी इनकी एक कमी थी। और इन्होंने उनके कुछ अच्छाइयाँ भी थी, जैसे एका बोरान, एरिका सिनमान, एका जर्मेनियम, इन सब का जगह छोड़ दिए थे 4 तत्वों का, जिसके जगह पे चार तत्वों को रखा जा सका है। ये इनकी देन है। इसके बाद हमने नेक्स्ट वैज्ञानिक साइंटिस्ट मोजले के बारे में पढ़े थे। जो मोजले साहब थे वो आपके आधुनिक पीरियाडिक टेबल के, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के पिता कहे जाते हैं, जबकि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के पिता मेंडलीफ को कहा जाता है। इन्होंने 118 तत्वों को बताया था, 118 तत्व दिए थे हैं और इन्होंने कहा कि तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने डिफाइन किया, रखा पीरियाडिक टेबल में। और बोला कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे परमाणु क्रमांक बढ़ते चले जाएंगे। जो इनका लास्ट में वही पीरियाडिक टेबल आज भी चला आ रहा है। यही पीरियाडिक टेबल 7 तक सिद्ध हो पाया मोजले का। इसके बाद पीरियाडिक टेबल के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए थे कि हीरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तत्व में बात करेगा सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का। और इसके बाद यदि किसी मेटल की बात करेगा टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है। और ये सब हम आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। आज हम आप लोगों को पॉलीमर यानी बहुलक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ज़्यादातर नहीं तब पर भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी उठा लिए जाते हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा जल्दी ही कवर करेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, जिससे आप लोगों का कुछ क्वेश्चन भी इसमें से पूछे बता भी सकें और आपका इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी रख सकें। हम केवल इंपॉर्टेंट के बारे में बताएंगे, पॉलीमर के बारे में। जैसा पॉलीमर जो दोस्तों बहुलक, इसका नाम ही ऐसा रखा गया है, बहुलक इसका नाम। पॉलीमर मतलब कि बहुत से मोनोमर, यदि एक से अधिक मोनोमर जुड़ जाएंगे तो एक पॉलीमर तैयार होगा। वे एक से अधिक मोनोमर जुड़ जाएंगे तो एक पॉलीमर, जैसे एक प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का पॉलीमर क्या होता है? प्रोटीन का एमिनो एसिड होता है। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इसके बाद डीएनए, जैसे डीएनए हो गया आपका, जो डीएनए नहीं होता जिसका टेस्ट किया जाता है डीएनए का पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। इसीलिए यही पॉलीमर का परिभाषा है कि बहुलक का, कि एक से अधिक मोनोमर के जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिखे हुए हैं, जैसे आर्टिफिशियल स्मॉग यानी धुआं। आर्टिफिशियल स्मॉग धुआं कैसे उठता है? जो कृत्रिम द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनता है।
यानी H4OH से। और आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, जो अभी शोर हुआ था कि जो वहाँ पे युद्ध चल रहा था, वहाँ पे सॉरी दोस्तों, जो कैलिफोर्निया वगैरह में, लॉस एंजलिस में, अमेरिका में आग लगी थी, तो वो हुआ था कि अमेरिका आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहा है। ये किसकी वजह से दोस्तों होता है, ये आपका होता है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड से, सिल्वर आयोडाइड AgI से। ये सिल्वर आयोडाइड की वजह से आर्टिफिशियल रेन प्रोवाइड किया जाता है। और आर्टिफिशियल टीयर दोस्तों, कुछ नकली आंसू मूवी वगैरह में जो बहाते हैं वो आर्टिफिशियल आंसू होता है, जो नकली आंसू होता है, कृत्रिम आंसू होता है, वो किसके, एक ग्लिसरीन की वजह से, साबुन का एक प्रकार होता है, जैसे साबुन लगाने के बाद आंसू निकलने लगता है, वही का एक प्रकार होता है ग्लिसरीन, इसी की वजह से होता है। देखिए और आगे क्या फैक्ट लिखा हुआ, काले नमक की जो गंध होती है वो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और आयरन सल्फेट से में मिला हुआ जो H2SO4 यानी H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसी वजह से गंध आती है काले नमक में। काले नमक में गंध किसकी वजह से आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आती है। H2SO4 किससे बनाया जाता है दोस्तों, ओलम से बनाया जाता है। H2S जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है, ये काफ़ी एसिडिक होता है। बैटरी का पानी भी जिसे कहते हैं ऑयल ऑफ ट्रियाल भी बोला जाता है इसे। शांत सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा भी शांत सल्फ्यूरिक अम्लों को बोला जाता है। ये किससे बनता है दोस्तों, H2O7 यानी हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन से बनाया जाता है H2SO4। पॉलीमर मोनोमर से बनता है, जैसा हम आपको बता दिए, प्रोटीन का एमिनो एसिड से, बहुत से एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, और बहुत से न्यूक्लाइड से DNA बनता है। और देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, ऑरिजिन उत्पत्ति कैसे होती है, पॉलीमर का उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है। ये देखिए, नेचुरल पॉलीमर होता है, सेमी सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक होता है, संश्लेषित होता है। नेचुरल जो पॉलीमर होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है, कोलेजन होता है, स्टार्च होता है। और जो सेमी सिंथेटिक होता है, सेलुलोज होता है दोस्तों, यहाँ भी सेलुलोज है, सेलुलोज एस्टेट होता है, और सेलुलोज नाइट्रेट होता है। और इसके बाद सिंथेटिक दोस्तों, जो संश्लेषित होता है, वो नाइलॉन 6 होता है, और नाइलॉन 66 होता है, और टेरिलाइन होता है, PVC भी होता है, पॉलीविलिन क्लोराइड भी जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल रबर भी होता है, नियोप्रीन जिसे बोलते हैं। हम दोस्तों इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन उठाता है, इसलिए से हम बहुत जल्दी से कवर करने वाले हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आकृति के आधार पे कितने प्रकार के पॉलीमर होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक रेखिक होता है, एक संखित होता है, और एक आपका लिंक्ड होता है, क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर होता है, लीनियर ब्रांच्ड, और एक के बाद क्रॉस्ड, इसके बाद क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। रेखिक में क्या होता है, हाई डेंसिटी, बहुत ज़्यादा इसका घनत्व होता है, इसका बहुत कम घनत्व होता है। इसके एग्जाम्पल बैकेलाइट है, इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन है, और इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन और हार्ड प्लास्टिक होता है। और इसके बाद पॉलीमर ऑन बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट, यानी भार के मालिकुलर मतलब कि वेट पर अणुभार के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। ये इलास्टोमर होता है, फाइबर होता है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। इसमें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थर्मोसेटिंग वो होता है जो दोबारा रिपेयरिंग नहीं किया, जैसे टीवी वगैरह का जो केस आता है, जो रेडियो पहले आता था उसका केस होता है, उसको फिर रिसाइकिल नहीं किया जाता, हमारे पॉल्यूशन के लिए भी खतरनाक होता है। और थर्मोप्लास्टिक जो दोस्तों होता है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, और उसको दोबारा से रिसाइकिल करके बनाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल बैकेलाइट, मैलामाइन होता है, अनहीटेड बिकॉज हार्ड, जब गर्म करने पे हार्ड हो जाता है और ठंडा करने पे सॉफ्ट हो जाता है। और ये अनहीटेड बिकम सॉफ्ट, अब ये जस्ट उल्टा होता है, गर्म करने पे तो मुलायम होता है और ठंडा करने पे हार्ड हो जाता है। ये इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन है। इसके बाद ये प्रत्यास्थ में भी देख लीजिए, लचीले होते हैं, इलास्टिक रेसे जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल नायलॉन होते हैं जिससे रस्सी वगैरह बनता है। देखिए पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, एथेन होता है। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, एथेन होता है। PVC का मोनोमर विलिन का, देखिए पॉलीविलिन क्लोराइड है तो विलिन क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड जो होता है इसका मोनोमर हो जाता है। इससे पाइप्स और रेन कोट बनाया जाता है PVC से। इसका इंपॉर्टेंट जरूरी है, PVC से क्या बनता है, पॉलीथीन और रेन कोट बनता है, पाइप्स और रेन कोट बनता है। इसके बाद टेफ्लॉन होता है दोस्तों, जो न चिपकने वाले नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स, ये चिपकने वाले नहीं होते हैं, चिपकते नहीं हैं। इसका मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरो एथेन होता है। और इसके बाद दोस्तों पॉली एक्रिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सर्दियों के कपड़े बनते हैं इससे, पैन से, PN से। और एक्रिक, और इसके बाद नायलॉन 66
ये फर्स्ट, इससे यही पूछे फर्स्ट आर्टिफिशियल पॉलीमर कौन था, तो आपको एग्जाम में टिक करना पड़ेगा नायलॉन 66। ये अपना फर्स्ट पॉलीमर था, फर्स्ट पॉलीमर आर्टिफिशियल पॉलीमर था। ब्रश वगैरह इसी से बनते हैं, क्लोथ भी इसी से बनता है, नायलॉन 66 से। नायलॉन 6 से रस्सी बनती है, रोप्स बनते हैं, कैप्रोलैक्टन इसका मोनोमर होता है। हेलमेट देखिए दोस्तों किससे बनता है, टेरेलेन से बनता है, डेक्रान या पॉलिस्टर इसको बोलते हैं, इससे हेलमेट बनता है। इसके बाद रबर में नेचुरल रबर होते हैं, सिंथेटिक रबर होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जिसे बुनायन बुनायस बोलते हैं। इसके मोनोमर नियोप्रीन होते हैं। इसका नेचुरल रबर में आपका मोनोमर आइसोप्रीन होते हैं। रबर का वल्कनीकृत, यानी रबर को कैसे थोड़ा सा हार्ड किया जाता है, हीट और सल्फर को डाल के रबर को हार्ड बनाया जाता है। वल्कनीकृत रबर तभी से बोला जाता है। सल्फर की मात्रा 3 से 5% होती है। इसके बाद बैकेलाइट होते हैं, और इसका फिनॉल फार्मल्डिहाइड होता से प्लस इसका मोनोमर है। सबसे पुराना बहुलक कौन है, बैकेलाइट है। और आर्टिफिशियल मोनोमर कौन था दोस्तों, नायलॉन 66, नायलॉन से आर्टिफिशियल पॉलीमर था। और इसके बाद सबसे पुराना बहुलक कौन सा है, बैकेलाइट है दोस्तों। और इसके बाद स्टार्च, स्टार्च जो होता है एमाइलेज और पैक्टीन से बनता है। एमाइलोपैक्टीन से बनता है क्या, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टीन से क्या बनता है, स्टार्च। इसका मतलब मोनोमर क्या हो गया, यही हो गया, ग्लूकोज। बहुत से ग्लूकोज मिलके स्टार्च की का आपका स्टार्च का निर्माण करते हैं। कैप्सूल का कवर इसी स्टार्च का बनता है। हाँ देखिए दोस्तों, इसके बाद आर्टिफिशियल सिल्क सेलुलोज से, और उसके बाद विक्रोज आपका सेलुलोज से, इसका भी मोनोमर होता है। कपड़े धोने वाला साबुन का फार्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कपड़े धोने वाले साबुन का फार्मूला C17H35 CONA या एक शॉर्ट फॉर्म में RCONA बोलते हैं, यानी सोडियम का ये सोडियम इसमें लास्ट में लगा रहेगा, और जिसमें पोटेशियम लास्ट में लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, C17H35 CO के पोटेशियम लास्ट में लगा रहेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वो नहाने वाला साबुन। नहाने वाला साबुन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का से बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुड़स से बनता है। देखिए इसमें C17H35 CO है, पोटेशियम है। नहाने वाला सॉफ्ट होता है, इसलिए इसमें के पोटेशियम होता है, पोटेशियम ज़्यादा सॉफ्ट होता है सोडियम से। इसके बाद दोस्तों ग्लास, यह कैल्शियम एंड सोडियम का अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव है, कैल्शियम और सोडियम का अतिशीतित द्रव है। कैल्शियम और सोडियम का इसका कोई फार्मूला फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये मिक्सर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका का मिक्सर होता है, जिसे गर्म कोल्ड करके कांच बनाया जाता है। गर्म किया जाता है फिर ठंडा किया जाता है तो कांच का निर्माण होता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, ये होमोजेनियस मिक्सर है, होमोजेनियस मिक्सर है। देखिए होमोजेनियस होता है मिक्सर, एक हेप्टोजेनियस होता है, इसे समांगी मिश्रण बोलते हैं हेमोजेनियस का। और हेप्टोजेनियस जो मिश्रण होता है दोस्तों, वो असमांगी मिश्रण होता है। तो इसमें समांगी मिश्रण में जो घुल जाएंगे दोबारा निकाला नहीं जा सकता है समांगी मिश्रण में। तो सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका का ये होमोजेनियस समांगी मिश्रण से बनता है, ग्लास बनता है। ये किसके अतिशीतित द्रव है, किसका, कैल्शियम और सोडियम का अतिशीतित द्रव है। यह क्षारीय धातु का मिश्रण होता है, क्षारीय धातु का, क्योंकि ये सोडियम ऑक्साइड है, तो ये ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय धातु का मिश्रण है। और इसका सूत्र कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन Na2OCaO6SiO2 एक फार्मूला दिया जाता है। कलर्ड ऑफ ग्लास, यदि ग्लास में कलर्ड किस प्रकार के होते हैं, मेटल ऑक्साइड आया, देखिए क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू होता है। क्रोमियम ऑक्साइड कैसा होता है दोस्तों, ग्रीन होता है। देखिए यहाँ R लगा हुआ, ग्रीन, क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कोबाल्ट ऑक्साइड का कलर कौन सा कलर होता है, 3-4 कलर देगा तो आपको ब्लू भी टिक करना रहेगा। आयरन ऑक्साइड का ब्राउन कलर होता है, और मैग्नीज ऑक्साइड का बैगनी कलर होता है, बैगनी प्लस रेड होता है। और सेलेनियम ऑक्साइड का ऑरेंज नारंगी होता है, कैडमियम का रेड होता है, और फेरिक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड का फेरिक ऑक्साइड का येलो होता है। इसके बाद सोडा कांच या कांच, टाइप्स ऑफ ग्लास, कितने प्रकार के ग्लास होते हैं, मृदु ग्लास होता है, कांच के बर्तन, बोटल्स, ट्यूबलाइट, विंडो वगैरह जो ग्लास होती है उसे मृदु कांच बोलते हैं। कांच के बर्तन, बोटल्स, ट्यूबलाइट वगैरह जो ग्लास होती है उसे सोडा ग्लास बोलते हैं। और क्राउन ग्लास किसे, साधारण चश्मे के जो लेंस बनते हैं वो क्राउन ग्लास होते हैं, साधारण चश्मे के जो लेंस होते हैं वो क्राउन ग्लास बोले जाते हैं। क्रूक्स ग्लास, धूप के चश्मे को क्रूक्स कांच बोला जाता है, क्रूक्स कांच। यानी तो उसमें जीरो डायोप्टर होता है, उसका जो फोकस होता है वो जीरो डायोप्टर होता है।
ये भी ध्यान रखने वाले। धूप के चश्मों का फोकस कितना होता है, 0 डायोप्टर होता है। और इसके बाद दोस्तों फ्लिंट कांच, जो कैमरा वगैरह इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में जो कांच होते हैं वो फ्लिंट कांच होते हैं। कैमरा में जो कांच होता है जो फ्लिंट कांच होता है। और पायरेक्स कांच उसमें प्रसार कम होता है। माइक्रोवेव वगैरह जो ओवन वगैरह होते हैं उसमें पायरेक्स कांच होता है। जीना ग्लास साइंटिस्ट और इंस्ट्रूमेंट है, जो लैब में वगैरह प्रयोगशाला में जो इंस्ट्रूमेंट ट्यूब नली वगैरह होती हैं वो जीना ग्लास की बनी होती हैं। और फोटोक्रोमीमेट्रिक ग्लास टेलीस्कोप वगैरह, जिससे हम कुछ ही चीज़ को दूर से देखते हैं, दूर की चीज़ों को देखते हैं टेलीस्कोप द्वारा, वो फोटोक्रोमेट्रिक ग्लास होती है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग में हम देख लेते हैं कनेक्टिंग ऑफ टू मेटल्स, अणुओं के परमाणुओं के बीच लगने वाले बंध को बंध वाला बल ही स्टेबल होने के लिए ये अपने क्यों कई प्रकार के बॉन्डिंग बनाता है। पहला होता है वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक संयोजक बंध, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये धातु अधातु का आयन बंध होता है। धातु अधातु से बनेगा तो आयनिक बंध रहेगा। देखिए धातु अधातु, यहाँ पे सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, यहाँ पे कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। धातु अधातु से बनने वाला बंध आयन बंध होता है। इसमें क्या क्वालिटी होती है दोस्तों, इसमें मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये दिशाहीन होता है, एक कोई फिक्स दिशा में नहीं बनता है। सॉलिड बैड कंडक्टर बट लिक्विड में, यदि ठोस है तो बैड कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी। यदि लिक्विड है तो गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी प्रोवाइड होगी। सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक, जैविक विलयन में अघुलनशील होता है, जबकि पानी में घुलनशील होता है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में हम देख लेते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। स्ट्रांग बॉन्ड में ही अभी हम आयन बॉन्ड आप लोगों को बता दिए, कोवैलेंट बॉन्ड बताएंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। इसका हिंदी होता है आयनिक बॉन्ड का वैद्युत संयोजक बंध, कोवैलेंट का सहसंयोजक बंध, और कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन से बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और दोस्तों आयनिक बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, और कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के आपसी साझेदारी से बनते हैं। आपसी साझेदारी से कौन से बॉन्ड बनते हैं दोस्तों, ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं वो जोड़ी में बनते हैं, या फिर किसी को दान कर देगा या फिर किसी से ले लेगा। देखिए दोस्तों, और उसके बाद जो वीक बॉन्ड होते हैं उसमें दो बॉन्ड होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि वांडर वाल बॉन्ड होता है। वांडर वाल सबसे कमजोर बॉन्ड कौन, पूछ लिया चार ठे बॉन्ड दे दिया और सबसे पूछ लिया सबसे कमजोर बॉन्ड कौन होता है, तो वांडर वाल बॉन्ड होता है। देखिए कोवैलेंट बंध सभी वैद्युत संयोजक बंध आती है। अब आपको सहसंयोजक बंध बताने हैं, आपसी साझेदारी से बनते हैं। अधातु का जो होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल से कौन सा बनते हैं, सहसंयोजक। और जो अभी आप लोगों को आयन बंध बताए हैं उसमें क्या क्या होता है दोस्तों, धातु और अधातु से। जैसे कैल्शियम क्लोराइड था, वो जो एक धातु था कैल्शियम, और क्लोराइड अधातु था। सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम अधातु था और क्लोराइड अधातु था, यानी धातु अधातु से आयन बंध और अधातु से सहसंयोजक बंध। जैसे देखिए यहाँ अमोनिया है, ये भी अधातु, नाइट्रोजन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है। इनके जो बंध बनेंगे वो आपके कौन से बंध होंगे, कोवैलेंट सहसंयोजक बंध। जो दो परमाणु वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो तो सहसंयोजक बंध होता है। देखिए आपसी साझेदारी से इसको एक दे दिया, इसका भी पूरा हो गया, ये इसको दे दिया, इसका भी पूरा हो गया, इसको दे दिया, इसका भी पूरा हो गया। आपसी साझेदारी से अपना बॉन्ड बना लिए हैं। और जैसे ये मीथेन है, ये मीथेन है दोस्तों। इसके बाद आपका देखिए अगला, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप ही होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेंगे। यदि दो इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप ही होगी, जैसे ऑक्सीजन O2 के बीच डबल बॉन्ड बनते हैं। या तीन इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप ही होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, जिसे नाइट्रोजन N2 में तीन बॉन्ड बनते हैं। तीन इलेक्ट्रॉनों की आप पार्टनरशिप साझेदारी होती है। इसके बाद हम अगर आप बॉन्ड पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अभी कोवैलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा और देख लें। इसमें जो कोवैलेंट ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं। हाइड्रो एटॉमिक्स होते हैं, डिफरेंस आइटम, अलग अलग परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध होते हैं। देखिए कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बन ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए काम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी रासायनिक गुण क्या होती है। देखिए मेल्टिंग पॉइंटिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग क्या होता है, लो होता है। और सिंपली जेनियस लिक्विड, गैस एंड लिक्विड फॉर्म में होते हैं।
बैंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बैंड कंडक्टर, जबकि उसमें क्या हुआ था, लिक्विड में तो बैंड गुड कंडक्टर थे, लेकिन वो भी सॉलिड में बैंड कंडक्टर थे जो आयनिक बंध थे। लेकिन ये जो कोवैलेंट बंध होता है वो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, बैंड कंडक्टर होते हैं। नॉन सॉल्युबल इन वाटर, ये देखिए जस्ट उल्टा होता है, ये वाटर में नहीं घुलता, जबकि आयनिक बंध वाटर में घुल जाते थे। और ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जबकि ये घुलते हैं, जबकि उसमें वो जस्ट उल्टा हो रहा था, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एथेन और बेंजीन में घुल जाते हैं। इसके एग्जांपल NH3HCl। इसके बाद अगला हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिससे उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं दोस्तों। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही आइटम द्वारा डोनेट किया, देखिए जोड़ों में इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, देने वाले को दाता बोलते हैं या लेने वाले को ग्राही बोलते हैं। जैसे H2SO, इसकी एग्जांपल H2SO4, SO2, सल्फर मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फर डाइऑक्साइड, और ओजोन, और इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके बाद हम नेक्स्ट बांड पढ़ते हैं, जो वीक बांड होता है हाइड्रोजन बांड, जो स्ट्रांगर देन वांडरवाल से तो मजबूत होता है, लेकिन हाइड्रोजन बांड इसके मतलब कि सबसे कमज़ोर वांडरवाल, इसके बाद सबसे दूसरे नंबर का कमज़ोर बांड हाइड्रोजन बांड होता है, केवल ये वांडरवाल से मजबूत होता है बस। इसमें क्या होता है, FON फोन जुड़ा होता है। ऐसे हम देखिए ट्रिक भी लगा रखे हैं, हाइड्रोजन के साथ यदि फोन FON में से कोई एक जुड़ा है तो वहाँ पे आप पकड़ लेना कि वो हाइड्रोजन बांड है। यदि जैसे H2O देखो वो जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ HF, हाइड्रोजन के साथ F जुड़ा है। यदि यानी FON फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में यदि कोई एक जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, वहाँ आपको पकड़ लेना है तुरंत। ये ट्रिक है, फोन से यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके बाद वांडर वाल बॉन्ड दोस्तों, अट्रैक्शन फाउंड बिटवीन न्यूट्रल आइटम्स, यानी उदासीन आइटम्स के बीच में ये बॉन्ड पाया जाता है। बैंड कंडक्टर होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका एग्जांपल सॉलिड या CO2 जो होते हैं, ठोस जो बर्फ होता है, और उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड बर्फ भी इसे बोलते हैं। आइस में भी होता है, ग्रेफाइट की परत जो होती है उसमें भी वांडरवाल बंड पाया जाता है, जिससे वो ग्रेफाइट की परतें बहुत जल्दी से निकल जाती हैं। बहुत ज़्यादा वीक होता है दोस्तों वांडरवाल बंड। और इसके बाद रेडियो एक्टिवता, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब आप लोगों को बता रहे हैं रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता में कितनी तरंगों, अल्फा बीटा गामा तरंगों के लगातार निकलने की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। अल्फा बीटा गामा तरंगों को लगातार निकलने की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव कहा जाता है जो पदार्थों से टक्कर होकर बाहर निकलते हैं, उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। अनस्टेबल न्यूक्लियर, ड्यू टू ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं न्यूक्लियस में आप मतलब नाभिक में अस्थायी होते हैं। नाइट्रोजन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेडियो 1 से 1.5 के बीच में आए तो स्टेबल होगा। या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो रेशियो है 1 से 1.5 के बीच में आए तो स्टेबल होगा। यदि 1 से ज़्यादा 1 के बीच आए तो स्टेबल होगा, इससे यदि ज़्यादा आएगा तो अनस्टेबल होगा। देखिए मेजर किसे कहा जाता है, GM काउंटर से इसको मेजर किया जाता है। रेडियो एक्टिवता को किससे मेजर किया जाता है दोस्तों, GM काउंटर से किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोगैस मूलर काउंटर। जियोगैस मूलर काउंटर, अल्फा बीटा गामा साइंटिलेशन गामा रेज। इसके बाद रेडियो एक्टिवता के बारे में कौन सी खोज किया था, ये यूनिट क्या होती है दोस्तों, इसके हेनरी बेकुलर ने खोज किया था, इसलिए उनके बेकुलर साहब के नाम से बेकुलर इसकी एक यूनिट होती है। क्यूरी होती है, एक रदरफोर्ड होती है, यानी 3 यूनिट्स होती हैं। इनके 3 यूनिट्स होते हैं। रेडियो एक्टिवता कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। क्यूरी होते हैं, एक बेकुलर होता है, एक रदरफोर्ड होता है। क्योंकि देखिए इनका खोज हेनरी बेकुलर ने किया था और नाम मैडम क्यूरी ने दिया था, तो क्यूरी भी एक हो गया। और इसके निकलने की खोज किसे, रदरफोर्ड ने किया था। ये अल्फा बीटा गामा निकलती हैं, इस किसने बोला था, ये रदरफोर्ड ने बोला था। तो इनका भी यानी तीनों यूनिट्स इनकी होती हैं, मात्रक होती हैं। इसके बाद रेडियम एंड पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने क्या क्या खोज किया था दोस्तों। मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, और जिनकी वाइफ का नाम था मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी हस्बैंड का नाम था। मैडम क्यूरी ने देखिए ये क्या खोज किया था, आपका रेडियो एक्टिवता की नाम दिया था, या रेडियो एक्टिवता नाम दिया था। इसके बाद इन्होंने रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज भी किसने किया था, या आपने मैडम क्यूरी ने किया था। उसी में खोज करते हुए इनको शायद उसी दौरान मृत्यु भी हो गई थी आकस्मिक मैडम क्यूरी का। देखिए एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो ऑल एलिमेंट्स रेडियो होंगे, यानी हम कह सकते हैं यदि 83
परमाणु क्रमांक या 83 से ज़्यादा परमाणु क्रमांक है तो आपका 83 से लेके जो ज़्यादा तक के परमाणु क्रमांक सब क्या होते हैं, रेस ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी उसमें से आपके रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। इसे शीशे के चैम्बर में रखा जाता है, इन सबको शीशे के चैम्बर में रखा जाता है। ये सब ज़्यादातर एफ ब्लॉक में ही तत्व पाए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 83 से ऊपर है। तो देखिए टेक्नेटियम यह रेडियो एक्टिव तत्व है जिसे सबसे पहले बनाया गया था। सबसे पहला रेडियो एक्टिव तत्व कौन था? टेक्नेटियम था। रेडियम यह रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसे यूरेनियम के अयस्क से निकाला। रेडियम वह रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रकृति में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है दोस्तों? रेडियो एक्टिव तत्व वो रेडियम नहीं पाया जाता है। भारत में केरल में थोरियम सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है? जादूखेड़ा में होता है सबसे ज़्यादा। भारत के थोरियम, केरल के जादूखेड़ा में सबसे ज़्यादा थोरियम होता है। और थोरियम का अयस्क किससे होता है शायद दोस्तों? मोनाजाइट से निकाला जाता है थोरियम। मेटल ऑफ वोट, आशा की धातु किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे यूरेनियम को कहा जाता है, आशा की धातु कहा जाता है। बाद में मतलब कि आने वाले समय में यूरेनियम का ही यूज धातु के रूप में ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पर्याप्त मात्रा में है। और इसके बाद येलो केक भी कहा जाता है, इसे पीला केक भी कहा जाता है। और इसकी अयस्क क्या है दोस्तों? किससे निकाला जाता है? पिच ब्लेंड से निकाला जाता है। हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ नेचर, सबसे ज़्यादा प्रकृति में भारी रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है दोस्तों? यूरेनियम है। यूरेनियम के बारे में 3-4 चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। पिच ब्लेंड इसका अयस्क होता है, इसे पीला केक कहा जाता है, और आशा की धातु भी कहा जाता है। इसके बाद पेनेट्रेशन भेदन क्षमता दोस्तों किसकी सबसे ज़्यादा होती है? ये इंपॉर्टेंट है। गामा की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है, इसके बाद बीटा की, इसके बाद अल्फा का। अल्फा बीटा गामा आप याद कर लीजिए। इसमें से आप समझ लीजिए गामा की सबसे ज़्यादा होती है, बीटा की उसके बाद सबसे कम अल्फा की होती है। यानी हम भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी हुई? गामा की। सबसे कम किसका हुआ? अल्फा का। और स्पीड किसका होता है? स्पीड भी सेम होता है। जिसकी भेदन क्षमता यदि तेज़ है तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, किसी नाभिक के एक अल्फा किरण से निकलने पे क्या होता है दोस्तों? 2He4 कमी होनी है, यानी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी, यानी चार्ज 2 प्लस लगेगा। और यदि कमी हुई तो उस पर चार्ज लग जाएगा। और दोस्तों यदि और इसके बाद बीटा किरण निकलने से क्या होगा? परमाणु क्रमांक बस में 1 की वृद्धि हो जाएगी, और गामा किरण निकलने से कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद देखिए आयन शक्ति किसकी सबसे ज़्यादा? आयन शक्ति में चेंज होता है, यानी भेदन क्षमता तो गामा की होती है, लेकिन आयन शक्ति किसकी सबसे ज़्यादा होती है? आयनाइजेशन शक्ति पावर किसकी सबसे ज़्यादा? अल्फा की होती है। देखिए कुछ यूज ऑफ रेडियो एक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है? पृथ्वी की आय को पता करने में जो यूरेनियम का समस्थानिक की U-238 यूरेनियम 238 की से पृथ्वी की आयु का पता किया जाता है। चट्टानों की आय भी यूरेनियम 238 से किया जाता है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। और कार्बन के डेटिंग से C13 से कार्बन का जो समस्थानिक होता है कार्बन का, ये कार्बन 14, इससे जीवाश्म का पता किया जाता है। और इसके बाद ये जो ट्राइटियम होता है, एज ऑफ वाटर का उम्र कितनी समय तक वाटर सही रहेगा, ये एज ऑफ वाटर पता किया जाता है किससे? आपका ये पता किया जाता है दोस्तों आपके ट्राइटियम से, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आप लोगों को बताए थे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। ड्यूटेरियम को भारी जल भी बोला जाता है, और ये मंदक के एज ए मॉडरेटर काम करता है नाभिक में। इसके बाद सोडियम 24 के जो सोडियम का समस्थानिक है, इससे क्या किया जाता है? ब्लड सर्कुलेशन प्राप्त किया जाता है कि खून का रक्त प्रवाह कितना है, ये प्रवाह सही है कि नहीं है, इसका प्रॉब्लम पता किया जाता है। कोबाल्ट 60 से दोस्तों ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। कोबाल्ट 60 से ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। और फास्फोरस 30 जो फास्फोरस का समस्थानिक होता है, और इससे क्या स्किन कैंसर पता की सही किया जाता है। इसके बाद आयरन जो आपका आयोडीन 131 है, इसे घुघेंगा रोग, थायराइड ग्लैंड का रोगों को पता किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन, और इसके बाद नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन जो होता है दोस्तों रेडियो एलिमेंट होता है, और ये नाभिकीय संलयन नॉन रेडियो एलिमेंट होता है। इसमें मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसमें नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं।
एलिमेंट होते हैं। लेस एनर्जी रिलीज होती है नाभिकीय विखंडन में, एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है निकलती है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा नाभिकीय संलयन में एनर्जी। देखिए आप इसका पहले जब नाभिकीय विखंडन के जो होते हैं आइटम बम यानी परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय भट्ठी, इसके दो एग्जाम्पल है परमाणु बम, और इसके एग्जाम्पल बहुत हैवी हाइड्रोजन बम जो 10 लाख गुना तक ज़्यादा ताकतवर होता है परमाणु बम की तुलना में, कि इसके क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। यह प्रोटॉन स्टार्ट प्रोटॉन से होता है, ए स्टार्ट न्यूट्रॉन से होता है, क्योंकि उदासीन होता है, लेस टेम्परेचर इम्प्रेशन निकलता है, इससे हाई टेम्परेचर इम्प्रेशन होता है। इसमें हाइड्रोजन बम इसके एग्जाम्पल है नाभिकीय संलयन से, और एनर्जी ऑफ सन का जो एनर्जी निकलती है वो भी नाभिकीय संलयन से होती है। जो हाइड्रोजन है वो हीलियम के फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो भी एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। फॉर्मेशन ऑफ स्टार जो तारे बनते हैं चमकते हैं उसमें भी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, उससे भी तारे के चमकते रहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका आइटम बम की खोज किसने किया था? ऑटो हान रॉबर्ट ओपनहियर ने किया था। आइटम बम परमाणु बम की खोज किसने किया था दोस्तों? ऑटो हान एंड रॉबर्ट ओपनहियर ने किया था। और इसके बाद हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर ने जो ये 10 लाख गुना ज़्यादा ताकतवर होता है हाइड्रोजन। यदि आइटम बम जानते हैं आप लोग दोस्तों कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया था आपके द्वितीय विश्व युद्ध में, तृतीय विश्व युद्ध में दोस्तों। इसके बाद से जहाँ पे विश्व युद्ध को ख़त्म जापान ने अपने आप को युद्ध में शरण में अमेरिका के जा कूदा था। और इसके बाद इसके में कौन सा यूज किया था? आइटम बम। यदि परमाणु बम यदि कहीं हाइड्रोजन बम किया तो पूरा जापान ही नष्ट हो गया होता। फ्यूल कितना इसका ईंधन के हाइड्रोजन बम में ईंधन किस चीज़ कौन सी चीज़ का उपयोग किया था? प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 हाइड्रोजन बम में यूज किया जाता है। प्लूटोनियम की आपको खोज बताया थे कि मैडम क्यूरी ने किया था, और उसका नाम भी रेडियो एक्टिव का मैडम क्यूरी ने रखा था, और जबकि खोज हेनरी बैगलर साहब ने किए थे। न्यूक्लियर रिएक्टर एटॉमिक परमाणु भट्ठी, जो परमाणु भट्ठी है दोस्तों, उससे क्या होता है, हम लोगों का बिजली परमाणु भट्ठी से ही तो उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, मॉडरेटर होता है, यूरेनियम 35 ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसके बाद इसको मॉडरेटर पे पहले भेजा जाता है, मॉडरेटर के बाद कूलेंट पे भेजा जाता है, इसके बाद लो स्पीड किया न्यूट्रॉन को। जो मॉडरेटर क्या होते हैं दोस्तों, जो न्यूट्रॉन बनता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता रहता है। और मॉडरेटर के रूप में क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों, जानते हैं, भारी जल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका भारी जल उपयोग किया जाता है, और इसके बाद आपका जो होता है एक चीज़ और किया जाता है दोस्तों, ऐसे कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो नाभिकीय विखंडन होती है कंट्रोल में होती है, कंट्रोल के तौर पे एज ए कूलेंट। देखिए भारी कूलेंट के रूप में भी भारी जल का उपयोग किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में भी किया जाता है। और इसके बाद ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। ग्रेफाइट का भी यही हम बताने जा रहे हैं, ग्रेफाइट का भी किया जाता है उपयोग। ऑर्डिनरी साधारण जल का भी उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। रिड्यूस स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, जो स्पीड है न्यूट्रॉन को स्पीड को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। न्यूट्रॉन जब नहीं ज़्यादा निकलने, 1 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर ऐसे निकलता है दोस्तों। यदि यूरेनियम को करेंगे तो यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो क्या किया जाता है, जो मॉडरेटर होता है दो लगा के दो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों को ऑब्जर्व करा लिया जाता है, जिससे जो प्रक्रिया हो ज़्यादा लंबी न चले, ज़्यादा विस्फोट न हो, इसको कंट्रोल में रखा जाता है, ज़्यादा फैलाया नहीं जाता है दोस्तों, इसलिए मॉडरेटर वगैरह का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल रॉड बोरान की और कैडमियम की रॉड का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद ग्रेफाइट का यूज भी किया जाता है, दोनों में किया जाता है, कंट्रोल रॉड में भी किया जाता है और मंदक के रूप में भी आपका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ग्रेफाइट एक ऐसा होता है दोस्तों जो आपका अधातु है, लेकिन तब पर ही एक गुड कंडक्टर है, विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना जो होती है उसमें इसकी खोज क्यूरियर ने किया था, गेलमैन ने किया था। और इसका देख लीजिए, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, एक फर्मी बोलते हैं। परमाणु की त्रिज्या दोस्तों 10⁻10 होती है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम होती है। एसआई यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, और न्यूक्लियर की फर्मी में नापते हैं, इसीलिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं नाइट्रोजन, जैसे साधारण नाइट्रोजन है तो इसमें प्रोटॉन क्या होंगे, 11 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 11 होंगे। यदि दोस्तों यदि इस पे प्लस आयन लगा होता है, ये दे चुका है इसलिए ये धनी है, तो इसके ऊपर एक आयन लगा हुआ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक कम हो जाएंगे, 10 ही बचेंगे, और जो प्रोटॉन होंगे 11 ही रहेंगे। यदि ये गरीब है, दो ठो कर्ण है, कर्जा ले लिया है, दो ठो गरीब हो गया है, तो इसमें जो प्रोटॉन तो आपके सेम ही रहेंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर 8 ही, लेकिन जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों वो जुड़ जाएंगे, दो जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसने दो ठो कर्जा ले रखा है, तो उसको भी ये जो इंक्लूड कर लिया जाता है। यदि पॉजिटिव है तो घट जाएगा, और निगेटिव जस्ट उल्टा रहेगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 21 हो जाएगा, पॉजिटिव लगा है तो घट जाएगा, यानी 19 हो जाएगा, और प्रोटॉन जो रहेगा वो परमाणु भार के बराबर ही रहेगा। एटॉमिक मास या फिर परमाणु नंबर क्रमांक के बराबर हो सकते हैं, या फिर उसके से ज़्यादा ही होंगे। परमाणु जो एटॉमिक मास होते हैं, द्रव्यमान संख्या जो होते हैं, वो परमाणु क्रमांक के बराबर हो सकते हैं या परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होंगे। ये शर्त होती है दोस्तों, किसी भी तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बीच में यही संबंध होता है। देखिए सम संख्या, यदि देखिए परमाणु भार निकालने का तरीका है, सम संख्या है तो गुणा 2 से कर देंगे तो एटॉमिक मास निकल आएगी, और विषम संख्या है तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो एटॉमिक, जैसे ये सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसको 11 विषम है तो 11 दूना 22 प्लस 1 जोड़ देंगे 23, इसका परमाणु भार निकल आएगा। इससे सोडियम है दोस्तों, सोडियम का 11 होता है, सोडियम का 11, यदि हम इसका परमाणु भार निकालना चाहेंगे, एटॉमिक मास निकालना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, 11 से 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23, इसका परमाणु भार हो जाएगा। यही निकालने का एक ट्रिक हम यहाँ दिखाए हुए हैं। 2 से गुणा, यदि विषम है तो 2 से गुणा करके, क्योंकि 11 यहाँ पे विषम था। यदि मान लीजिए जैसे कार्बन हो गया, कार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यानी 6 होता है, 6 है, इसका डायरेक्ट अब दुगुना कर देंगे 12, इसका परमाणु भार हो गया, क्योंकि ये 6 जो होता है सम होता है। यही इसका ट्रिक होता है दोस्तों। या केवल प्रारंभ से 20 एलिमेंट तक, हाँ ये भी एक नियम है दोस्तों, हमको 20 एलिमेंट तक परमाणु भार जानकारी हो गई तो ज़्यादातर हम रेलवे वगैरह के एग्जाम को हल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर पूछता भी नहीं परमाणु भार। यदि 20 एलिमेंट तक हैं तो ये नियम अप्लाई होंगे कि 2 से गुणा कर देंगे, सम है तो परमाणु भार निकालेंगे, यदि विषम है तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई 2 + 1 कर देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, ये आपका विद्युत विन्यास कैसे बनाया जाता है, कि देखिए दोस्तों 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, और ये देखिए कैसे होता है KLMN, ये KLMN इस प्रकार के होते हैं। K में 1s, L में 2s 2p, और इसके बाद 3 है तो 3s 3p 3d, और इसके बाद 4 है तो 4s 4p चलेगा, तो ऐसे SPDF, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो गया, SPDF 4 है तो SPDF तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले 4s को रखा गया है, इसके बाद 4s को रखा है, इसके बाद 3d को रखा गया है, यहाँ पे कन्वर्ट रहता है। ये 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करेंगे किसी तत्व का, तो इसी प्रकार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 4pf 14, इस तरीके से करते हैं। देखिए K का A है, L का A है, M का A है, इसके बाद यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, ये PD और S पहले 4s2 रहता है, उसके बाद 3d10 रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका है दोस्तों। इसके बाद हमें पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे माना जाता है दोस्तों, पॉजिट्रॉन को। एग्जाम में सीधे उठ के क्वेश्चन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे बोला जाता है, पॉजिट्रॉन को बोला जाता है, जो जिसकी खोज एंडरसन ने की थी। कौन किया था, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होता है दोस्तों, पॉजिट्रॉन होता है, जिसकी खोज एंडरसन ने किया था, एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। स्टेबिलिटी जो होती है सब दोस्तों एनर्जी की अपोजिट होती है, यानी एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वो स्टेबल कम होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी और उसका वो स्टेबल ज़्यादा होगा। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी जो इसका मास होता है न्यूट्रॉन का वो ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। और सबसे कम किसका देखिए माइनस में 31 है, ये माइनस में 27 माइनस 27 लगभग बराबर है। तो इसका सबसे कम किसका हुआ मास किसका हुआ दोस्तों न्यूट्रॉन का हुआ। सबसे कम इसका हुआ, सबसे ज़्यादा किसका मास हुआ इसका हुआ न्यूट्रॉन का। और इसके बाद इसका हुआ, इसके बाद सबसे कम इसका हुआ क्योंकि ये -31 है। यही दिखाया गया है मास सबसे ज़्यादा किसका होता है न्यूट्रॉन का होता है, इसके बाद प्रोटॉन का, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था गोल्डस्टीन ने किया था। नाम किसने दिया था रदरफोर्ड ने। एक ईंट पर न चढ़ नाचे, यानी ईंट से हो गया जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज पर रदरफोर्ड ने किया था। नाचे से न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। प्रोटॉन का कौन किया था प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था। रदरफोर्ड ने नाम दिया था दोस्तों, गोल्डस्टीन ने किया था। ईंट पर नहीं होगा सर दोस्तों, ईंट पर जो ट्रिक है वो गलत साबित हो जाता है क्योंकि रदरफोर्ड काफ़ी दिनों तो पता चला था कि रदरफोर्ड ने किया, लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि गोल्डस्टीन ने इसकी खोज किया था, रदरफोर्ड ने नाम दिया था। धन्यवाद दोस्तों। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजी बताएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इसके बाद हम फिजिक्स का हमने केमिस्ट्री का आप लोगों को सादा बता दिया हूँ। केमिस्ट्री लगभग मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया है। कुछ इसका क्वेश्चन रहेगा वो हम लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।